अपने आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को हम किन जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इस्तेमाल तो इनका क्लासेस के अंदर होता है, जहाँ पर हम इनको एक्सेस स्पेसिफायर के तौर पर यूज़ करते हैं कि या तो हम डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड के तौर पर डिक्लेयर करें, या हम इनहेरिटेंस के दौरान पब्लिक इनहेरिटेंस करें, प्राइवेट इनहेरिटेंस करें या प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करें। इनहेरिटेंस के दौरान जब हम इन तीनों को यूज़ करेंगे तो इससे क्या इफेक्ट आएगा। पब्लिक मेंबर्स किसी भी बेस क्लास के अंदर जो हम डिक्लेयर करेंगे, या तो वो डेटा मेंबर हों या वो मेंबर फंक्शन हों, तो उनको जब हम इनहेरिट करेंगे तो वो या तो अपनी इनहेरिटेड क्लास के अंदर भी पब्लिक के तौर पर जाएंगे या वो उनके अंदर प्राइवेट के तौर पर चले जाएंगे। डिराइव क्लास के अंदर हम एडिशनल फंक्शन या डेटा मेंबर्स भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि इनहेरिटेंस के अंदर हमारे पास एक जनरल पर्पस क्लास होती है, उसको हम फर्दर रिफाइन करते हैं अपने पर्पस के लिए और अपनी मर्जी का कोड उसमें एम्बेड कर देते हैं। तो ये एक तरह का स्पेशलाइज्ड कोड हो जाता है। शेप की क्लास को जब हम एक्सटेंड करते हैं तो हम उसको रेक्टेंगल के तौर पर कर सकते हैं या हम उसको सर्कल के तौर पर कर सकते हैं। तो हमने एक जनरल पर्पस क्लास को हमने फाइन ट्यून करके अपनी मर्जी का कोड जो है वो उसमें डाल दिया है। अब ये बात याद रहे कि जब हमने इनहेरिटेंस की तो बेस क्लास के अंदर मौजूद तमाम मेंबर्स, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस जो हैं वो डिराइव क्लासेस के अंदर भी मौजूद होते हैं। अब हम अपनी इस बहस को एक टेबल की शक्ल में समराइज करते हैं। इस टेबल के अंदर 3 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम ये बता रहा है कि क्लास के अंदर हमने डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को किस एक्सेस स्पेसिफायर के साथ हमने उसको डिक्लेयर किया था। दूसरा जो कॉलम है इस टेबल का वो हमें बता रहा है कि हमने इनहेरिटेंस किस तरह की परफॉर्म की है। और तीसरा हमें बता रहा है कि सब क्लास के अंदर रिजल्टिंग एक्सेस किस तरह की होगी। ऐसे डेटा मेंबर्स जो कि अपनी पेरेंट क्लास के अंदर पब्लिक के तौर पे डिक्लेयर थे और इनहेरिटेंस में भी उनको पब्लिकली ही इनहेरिट किया गया, वो सब क्लास के अंदर या अपनी इनहेरिटेड क्लास के अंदर वो पब्लिक ही कंसिडर किए जाएंगे। प्रोटेक्टिव डेटा मेंबर्स पब्लिक इनहेरिटेंस के अंदर प्रोटेक्टेड ही कंसिडर किए जाएंगे, जबकि प्राइवेट डेटा मेंबर्स पब्लिक इनहेरिटेंस के अंदर एक्सेस नहीं हो सकेंगे। अब अगर हम दूसरी इनहेरिटेंस को देखें जो कि प्रोटेक्टेड है, तो पब्लिक डेटा मेंबर्स प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस के अंदर प्रोटेक्टेड ही कंसिडर हो जाएंगे। प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस के अंदर प्रोटेक्टेड ही कंसिडर होंगे और प्राइवेट डेटा मेंबर्स प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस के अंदर कंसीडर नहीं होंगे, यानी उनको हम इस इनहेरिटेंस के अंदर भी एक्सेस नहीं कर सकेंगे। अब आते हैं हम अपनी आखिरी इनहेरिटेंस की तरफ, यानी प्राइवेट इनहेरिटेंस की तरफ। तो पब्लिक डेटा मेंबर्स प्राइवेट इनहेरिटेंस के बाद प्राइवेट कंसीडर होंगे, प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स प्राइवेट इनहेरिटेंस के अंदर प्राइवेट ही कंसीडर होंगे और प्राइवेट जो है डेटा मेंबर्स वो प्राइवेट मेंबरशिप के अंदर कंसीडर नहीं होंगे, यानी वो वहाँ पर भी एक्सेस नहीं हो सकते। तो हमने देखा कि जो प्राइवेट जो हम अगर एक्सेस मॉडिफायर लगा दें तो एक्चुअली हम अपनी अगली ड्राइव क्लास में जाके इनको एक्सेस ही नहीं कर सकते। तो इससे बचने के लिए हमने प्रोटेक्टेड का कीवर्ड जो है वो यूज़ करना सीखा है। इनहेरिटेंस करने के बाद हमारे पास ये इशू आएगा कि जो फंक्शंस हमने इनहेरिट किए हैं क्या हमें उनको वैसे ही इस्तेमाल करना है या हमने उनके अंदर फर्दर मॉडिफिकेशंस जो हैं वो भी करनी है। यानी हमने अभी अपनी जो पेरेंट क्लास है उससे एक फंक्शन ए फॉर एग्जांपल हमने लिया है, तो क्या हम इस ए को एज इट इज़ बी क्लास के अंदर भी रहने दें या इसको हम फर्दर मॉडिफाई करें। तो इसके अंदर 2 केसेस जो हैं वो इसके अंदर सामने आते हैं। एक तो ये है कि क्या हम फंक्शन का नाम वही रखें और उसके पैरामीटर्स भी वही रखें और सिर्फ उसकी बॉडी के अंदर चेंजिंग कर दें। इस अमल को हम रीडेफिनेशन कहते हैं। यानी ये अगर हमारे पास डिराइव क्लास के अंदर किसी फंक्शन को हमने उसके नाम भी सेम रखें, उसके पैरामीटर्स की टाइप और उसका नंबर भी सेम रखें, तो ये हम रीडेफिनेशन के अंदर चीज़ को कंसीडर करते हैं। इसके मुकाबले में एक दूसरी चीज़ है कि अगर हम फंक्शन के सिग्नेचर्स को चेंज कर दें, यानी हम उसकी पैरामीटर लिस्ट को और उसकी रिटर्न टाइप को चेंज कर दें लेकिन नाम सिर्फ वही रखें, तो इस चीज़ को हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं, यानी रीडेफिनेशन, क्या आप इसको रिफाइन कर रहे हैं या ओवरराइड कर रहे हैं या फिर आप इसको ओवरलोड कर रहे हैं।
तो अगर सेम फंक्शन का नाम सेम हो लेकिन उसकी रिटर्न टाइप और उसके पैरामीटर डिफरेंट हो तो इसको ओवरलोडिंग कहेंगे। अब देखते हैं कि हम मेंबर फंक्शंस को ओवरराइड कैसे करेंगे, यानी हमको रीडिफाइन कैसे करेंगे। हम उनके नाम को भी नहीं चेंज करेंगे, हम उनकी पैरामीटर्स की टाइप्स को भी और नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स को भी चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम उनकी बॉडी को चेंज करेंगे। तो इसके लिए जो सिंटैक्स हम यूज़ करेंगे वो कुछ इस तरह का होगा कि हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करेंगे। सबसे पहले एक बेस क्लास का नाम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद पूरे फंक्शन का नाम, उसके जितने पैरामीटर्स हैं उन सबको लिखेंगे और फिर बॉडी के अंदर हम उसको चेंज कर लेंगे। और इस सारे काम के लिए ये ज़रूरी है कि ये फंक्शन जो है ये पब्लिक होना चाहिए बेस क्लास के अंदर। अगर तो ये फंक्शन पब्लिक डिक्लेयर नहीं है तो फिर हम इसको ओवरराइड नहीं कर सकते। अब हम इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। हमारे पास एक क्लास मौजूद है जिसके अंदर दो प्राइवेट मेंबर्स डेटा मेंबर्स, एक पब्लिक डेटा मेंबर्स और सेट ए और प्रिंट का मेथड मौजूद है। क्लास बी इसको पब्लिकली इनहेरिट करेगी और अपने दो वेरिएबल्स वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 को अलग से इंप्लीमेंट करेगी, यानी उनका इजाफा करेगी। और दो मेथड सेट बी और सेट बी, ये दो मेथड्स हैं जो कि एक ही काम कर रहे हैं। एक वेरिएबल 1 को ए का असाइन कर रहा है और वेरिएबल 2 को भी यही असाइन कर रहा है। दूसरा वेरिएबल 1 को ए असाइन कर रहा है, वेरिएबल 2 को बी असाइन कर रहा है। इन दोनों की अगर पैरामीटर लिस्ट को देखें तो ये दोनों डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक एग्जांपल है हमारी फंक्शन ओवरलोडिंग की, यानी नेम सेम है लेकिन सिग्नेचर डिफरेंट हो गया है। तो ये एग्जांपल है ओवरलोडिंग की। और प्रिंट का फंक्शन अगर देखें तो प्रिंट का फंक्शन ये वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 जो कि क्लास बी ने अभी डिफाइन किए इनको प्रिंट खुद कर रहा है, और बाकी सारे जो भी उसके अंदर ए के क्लास इनहेरिट करने पे जो डेटा मेंबर्स आए थे उनकी प्रिंटिंग के लिए वो क्लास ए का प्रिंट ही कॉल कर रहा है। यानी उसने अपनी प्रिंटिंग के बाद क्लास ए के इस प्रिंट वाले फंक्शन को कॉल किया इस खास सिंटैक्स से कि क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फिर फंक्शन का नाम। और इसके नतीजे में क्या होगा कि वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 की वैल्यूज़ इस फंक्शन ने प्रिंट की और उसके बाद ए वाला फंक्शन कॉल हो गया प्रिंटिंग का और उसके ने प्रिंटिंग कर दी। मेन के अंदर आते हैं तो बी का ऑब्जेक्ट बनेगा और बी के ऑब्जेक्ट के बनने के बाद हम सेट बी का फंक्शन कॉल करके 7 और 8 की वैल्यू देंगे। ये पूरे का पूरा बी का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, z, x, y और ये सारी चीज़ें इनहेरिटेंस के बाद सारी एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद हैं। तो अब आप देखें जो येलो कलर के अंदर है वो प्राइवेट मेंबर है बी का, ग्रीन वाले जो हैं वो पब्लिक वाले सेक्शन में हैं, और ये जो आपको रेड में नज़र आ रहे हैं ये हमने इनहेरिट किए हैं क्लास ए से। अब चूंकि ये वहाँ पर पब्लिक की बजाय प्राइवेट में थे इसलिए यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। इनको एक्सेस करने के लिए हम अपने सेटर्स और गेटर वाले मेथड्स को यूज़ करेंगे। तो जैसे ही हमने कहा कि ऑब्जेक्ट बी के सेट वाले फंक्शन को कॉल करो और 7, 8 पास कर दो, तो इसका ये वाला फंक्शन कॉल होगा जिसमें दो पैरामीटर जा रहे हैं और वो इसकी वैल्यूज़ को 7 और 8 असाइन कर देगा। अब ऑब्जेक्ट बी जो है वो सेट ए को कॉल करेगा, यानी वो इस सेक्शन इस पब्लिक वाले सेक्शन में जो क्लास ए के अंदर ही हमने सेट ए डिफाइन किया हुआ है ये उसको कॉल कर रहा है। क्या ये इसको कॉल कर सकता है? जी हाँ, ये इसको कॉल कर सकता है क्योंकि हमारी इनहेरिटेंस पब्लिक है तो वो पब्लिक को पब्लिक ही रहने देती है। तो उसके बाद 1, 2 और 3 की वैल्यूज़ जो हैं वो सेट ए वाले फंक्शन के थ्रू पास कर दी हैं। अब इसका नतीजा क्या होगा? x, y और z की वैल्यू सेट ए वाला फंक्शन जो है x, y और z इन तीन की वैल्यू जो है सेट ए वाला फंक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो मॉडिफाई कर रहा है, जबकि सेट बी वाला फंक्शन 7 और 8 यानी इन वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 को वो 7 और 8 की वैल्यू पास कर देगा। इन दो वेरिएबल्स को हम बी के सेट बी से जो है वो हम वैल्यू मॉडिफाई करवा रहे हैं और इन तीन को हम सेट ए वाले फंक्शन से मॉडिफाई करवा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि हम कोड को रीयूज़ कर रहे हैं कि हमने इनहेरिट करके एक्स, वाई और जी वाला कोड जो है वो हमने क्लास ए वाला एग्जीक्यूट करवा लिया है, जबकि नई चीज़ों के लिए हमने खुद से कोड इम्प्लीमेंट कर लिया। अब अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट बी की प्रिंटिंग करें तो अब जो बी का प्रिंट है वो पहले वेरिएबल 1 और 2 की वैल्यू को प्रिंट करेगा और फिर फ़ौरन कॉल कर लेगा ए क्लास ए के प्रिंट वाले मेथड को। तो ये एक्चुअली हम एक तरह से हम कोड को रीडिफाइन कर रहे हैं, इस फंक्शन को रीडिफाइन कर रहे हैं या ओवरराइड कर रहे हैं। तो प्रिंटिंग जैसी कॉल होगी हमारी तो वो अपनी वेरिएबल 1 और 2 को भी प्रिंट कर देगा और साथ में वेरिएबल ए वाली प्रिंटिंग भी कर देगा, सॉरी क्लास ए वाली प्रिंटिंग भी जो है वो परफॉर्म कर देगा। आखिर में हम अलग से क्लास ए वाले को भी कॉल करके देखेंगे। तो इसकी जब आप आउटपुट देखेंगे तो जब ओबीजे बी जो है वो प्रिंटिंग करेगा तो जस्ट हमारे पास प्रिंटिंग होगी 7 और 8 की,
और साथ में हमारे पास प्रिंटिंग हो जाएगी 1, 2 और 3 की भी, क्योंकि हमने यहाँ पे एंड लाइन लगा के ये वाली प्रिंटिंग भी कर ली हुई है। तो पहली दफ़ा 7, 8, 1, 2, 3 ये सारा हमारा जो काम है ये ऑब्जेक्ट बी का प्रिंट मेथड जो है वो परफॉर्म कर रहा है। और फिर हमने खुद को वेरीफाई करने के लिए कि अगर हम ए का प्रिंट मेथड कॉल करें तो वो क्या क्या प्रिंट करेगा, तो वो जस्ट 1, 2 और 3 ये वैल्यू प्रिंट करेगा, यानी वो सिर्फ एक्स, वाई और जी की वैल्यू जो है उसको प्रिंट करेगा। आप इस एग्जाम्पल को विजुअल स्टूडियो के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखें और वेरीफाई करें कि क्या यही आउटपुट आती है। इस प्रोग्राम के ज़रिए हमने सीखा कि हम फंक्शंस को ओवरराइड भी कर सकते हैं और ओवरलोड भी कर सकते हैं। हमारे पास ओवरलोडिंग के लिए ये दो फंक्शन मौजूद हैं सेट बी के नाम से, जिनका सिर्फ सिग्नेचर डिफरेंट है। ये एग्जाम्पल हमारी फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर आ जाती है, जबकि हमारे पास ये प्रिंट का मेथड जो है ये बेस क्लास के फंक्शन को भी कॉल कर रहा है, तो ये चीज़ जो है ये ओवरराइडिंग की एग्जाम्पल में आ जाती है या फंक्शन रीडेफिनेशन के अंदर आ जाती है। तो हमने देखा कि दो तरीके हैं जब हम इनहेरिटेंस करने के बाद फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, तो या तो हम उसी नाम से फंक्शन को लिखें और उसकी बॉडी में चेंजिंग कर दें, या हम उस नाम से तो फंक्शन रखें लेकिन उसकी पैरामीटर लिस्ट जो है उसको हम चेंज कर दें। यहाँ पर हमने उसकी पैरामीटर लिस्ट को चेंज किया और इधर हमने उस फंक्शन की सिर्फ बॉडी को चेंज किया और उसी फंक्शन को जो पेरेंट क्लास के अंदर डिफाइन है उसको कॉल करके वो वाला सारा काम करवा लिया जो कि पेरेंट क्लास के अंदर हो रहा था। और फर्दर काम जो हमने न्यू वेरिएबल डिफाइन किए उनकी प्रिंटिंग हम इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे अलग से खुद कर रहे हैं।